हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज से हम आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 के लिए प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए उन पर आधारित हैं और इनके साथ हम डिटेल भी देखेंगे। और 40 क्वेश्चन हैं जीएस जी के और इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उनको अपडेट के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्ध्य को निरूपित करता है? तो तरंग दैर्ध्य को निरूपित करता है लैम्डा। आंसर चौथा होगा लैम्डा। अब बात करें तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ के बारे में, तो तरंग दैर्ध्य किसी तरंग की दो समान बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। देखिए, ये जो ऊपर वाले दो शिखर हैं या क्रेस्ट कहते हैं इसे, तो ये इनकी बीच की दूरी को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। या नीचे वाले को कहते हैं गर्त। शिखर या गर्त के बीच की दूरी को कहा जाता है तरंग दैर्ध्य। तो जो ऊपर वाले होता है उसे शिखर को कहते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले को कहते हैं गर्त या ट्रप्स। तरंग दैर्ध्य जिसे आमतौर पर ग्रीक अक्षर लैम्डा से दर्शाया जाता है। तरंग दैर्ध्य का मापन मीटर में किया जाता है। तरंग दैर्ध्य दूरी है, अतः तरंग दैर्ध्य का मात्रक वही होगा जो दूरी का है, यानी दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका भी मात्रक है मीटर। तरंग दैर्ध्य तरंग का गुणधर्म है, जैसे कि आवृत्ति और गति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य रंगों को निर्धारित करता है। तरंग दैर्ध्य उस माध्यम यानी निर्वात, वायु या जल पर निर्भर करता है जिससे होकर तरंग यात्रा करती है। तरंग दैर्ध्य तरंग की आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उच्च आवृत्तियों वाली तरंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है और कम आवृत्ति वाली तरंग की तरंग दैर्ध्य लंबी होती है। तो ये पॉइंट यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। तो आंसर इसका पहला है। अब बात करें महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, तो वह हिमालय ऑप्शन में था। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर और ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय, तो ये इसमें स्थित है माउंट एवरेस्ट। ये एक पॉइंट यहाँ से भी ये पूछा जाता है। पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2,695 मीटर है। केरल के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में, ये दोनों में पड़ती है अनामुडी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और इसकी ऊंचाई है 2,637 मीटर। स्थान कहाँ है? उदकमंडलम, नीलगिरी जिला है तमिलनाडु में, यहाँ पर ये स्थित है डोडा बेटा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा स्थान या ऊंची चोटी जिंदागढ़ कोंडा है। देखिए, बहुत जगह महेंद्रगिरी मिलती है, लेकिन ये ताज़ा अपडेट है। तो जिंदागढ़ कोंडा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी या स्थान है। इसकी ऊंचाई 1,690 मीटर। स्थान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है जिंदागढ़ कोंडा। आंध्र प्रदेश और पूर्वी घाट दोनों की सबसे ऊंची चोटी है जिंदागढ़ कोंडा। तो आंध्र प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है जिंदागढ़ कोंडा। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ये उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। 1,501 मीटर ऊंची इसकी इतनी ऊंचाई है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट और उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी है या पर्वत है। कोरापुट जिले में देवमाली पर्वत उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 1950 के दशक में भारत की पहली स्वदेशी स्वामित्व वाली साइकिल विनिर्माण इकाई एटलस साइकिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये सोनीपत हरियाणा में स्थापित की गई थी। आंसर दूसरा है सोनीपत हरियाणा। देखिए, ये सभी क्वेश्चन CBT 1 के लिए हैं, लेकिन कुछ इसमें CBT 2 के आ गए हैं। लेकिन जो आरआरबी एनटीपीसी इतना हार्ड नहीं पूछेगा, जो पहला वाला पेपर आएगा वो वाला। अब बात करें भारत की पहली साइकिल का निर्माण कब हुआ था, तो एटलस साइकिल की स्थापना 1951 में जानकी दास कपूर ने सोनीपत हरियाणा में की थी। 1952 में पहली साइकिल का उत्पादन भारत में किया गया था इसके द्वारा, एटलस साइकिल के द्वारा। 1965 तक एटलस भारत की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई। 1978 में एटलस ने भारत की पहली रेसिंग साइकिल लॉन्च की थी।
तो भारत की पहली रेसिंग साइकिल एटलस के द्वारा ही लॉन्च की गई थी 1978 में, जिसने कंपनी को 1982 में दिल्ली एशियन गेम्स का आधिकारिक सप्लायर बना दिया। जो एशियन गेम्स 1982 में भारत में आयोजित किए गए थे। और पहले एशियन गेम्स भारत में कब आयोजित किए गए थे? 1951 में। तो एशियन गेम्स की मेज़बानी भारत ने अब तक 2 बार की है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बात करें विश्व साइकिल दिवस के बारे में, तो हर साल ये 3 जून को मनाया जाता है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था। तो 2018 से ये दिवस मनाया जा रहा है। 2024 में इस दिवस की थीम है साइकिल के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य, निष्पक्षता और स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र या ऑटोसोम होते हैं? देखिए, मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 है, यानी 23 जोड़े हैं। इनमें से एक जोड़ा होता है वो लैंगिक गुणसूत्र होता है और 22 होते हैं अलैंगिक यानी ऑटोसोम। तो आंसर इसका चौथा होगा, 22 अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। बात करें क्रोमोजोम या गुणसूत्र के बारे में, तो गुणसूत्र मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। गुणसूत्र हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, जिनमें हमारी आनुवंशिक जानकारी संग्रहित होती है, यानी डीएनए में। ये उस निर्देशित पुस्तिका की तरह होते हैं जो यह तय करती हैं कि हमारे शरीर का विकास कैसे होगा, जैसे कि हमारी ऊंचाई, बालों का रंग, आँखों का रंग, बहुत सी अन्य शारीरिक विशेषताएं कैसी होंगी। गुणसूत्र माता पिता से संतान को विरासत में मिलते हैं। गुणसूत्र और इनकी संख्या के बारे में बात करें तो कुल 46 गुणसूत्रों की संख्या है मनुष्य में, यानी 23 जोड़ों में। इनमें से एक जोड़ा लिंग को निर्धारित करता है। पुरुषों में XY और महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है। बाकी जो 22 जोड़े शारीरिक विकास और अन्य विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं। अलैंगिक गुणसूत्र यानी असेक्सुअल क्रोमोजोम या ऑटोसोम, इनकी संख्या 44 है, यानी 22 जोड़े हैं। ऑटोसोम कोई भी गुणसूत्र होता है जो सेक्स क्रोमोजोम नहीं होगा। लैंगिक गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोजोम या एलोसोम, ये 2 जोड़े होते हैं, यानी एक जोड़ा पुरुषों का और एक जोड़ा महिलाओं का। तो इन्हें एलोसोम कहते हैं। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। आंसर पहला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में, तो उनका जन्म 10 नवंबर 1848 है। तो 1848 में कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में, जो वर्तमान में कोलकाता है, में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 11वें अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये नेशन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा उनके अंतिम दिनों में, ये 1925 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। ये नेशन इन मेकिंग, ये उनकी आत्मकथा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आमतौर पर राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन ब्रिटिश भारत में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में स्थापित पहला घोषित राष्ट्रवादी संगठन था। संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता पर विवाद की स्थिति में यहाँ ब्लैंक स्थान है का निर्णय, यानी किसका निर्णय अंतिम माना जाएगा? तो आंसर इसका चौथा है, राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय अंतिम माना जाता है। संसद के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में किसी भी विवाद को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, जो चुनाव आयोग की सलाह पर निर्णय लेंगे और उनका निर्णय अनुच्छेद 103 के अनुसार अंतिम होगा। तो 103 में निर्णय दिया गया है। ये अनुच्छेद काफ़ी पूछे जाने वाले अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 103 को याद रखिएगा। यदि दल बदल के आधार पर अयोग्यता हो तो मामला स्पीकर और या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा। रवि कीर्ति का एहोल शिलालेख पुलकेशन द्वितीय की, यहाँ ब्लैंक स्थान है, पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो हर्षवर्धन पर उसके पुलकेशन द्वितीय ने विजय प्राप्त की थी, उसके बारे में इसमें बताया गया है इसमें। तो आंसर दूसरा है हर्षवर्धन। बात करें ऐहोल शिलालेख के बारे में, तो ये कर्नाटक राज्य के ऐहोल में मैगुती जैन मंदिर के पूर्वी बाहरी दीवार के एक हिस्से के रूप में स्थापित एक पत्थर पर है। शिलालेख में पुरानी चालुक्य लिपि में संस्कृत की 19 पंक्तियां हैं। 634 से 635 ईस्वी में यह लेख लिखा गया था और इसे जैन कवि रवि कीर्ति ने
वातापी चालुक्य वंश के अपने संरक्षक सम्राट पुलकेशन द्वितीय के सम्मान में लिखा था। शैलीगत अंतर से पता चलता है कि 18वीं और 19वीं पंक्तियाँ इसमें बाद में जोड़ी गई थी, जो रवि कीर्ति द्वारा नहीं लिखी गई हैं। इनमें से कौन सा प्राचीन यूनानी इतिहासकार या राजनीतिज्ञ इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगस्थनीज। तो आंसर इसका तीसरा है मेगस्थनीज। काफ़ी ये बार सवाल पूछा गया है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगस्थनीज हैं। बात करें इंडिका पुस्तक के बारे में, तो इसके लेखक हैं मेगस्थनीज। इंडिका पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का या मौर्य भारत का विवरण दिया गया है। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत और इतिहासकार थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिन्हें भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उन्होंने भारत में अपने प्रवास के दौरान भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का अवलोकन किया है। इन सभी अनुभवों को अपनी पुस्तक इंडिका में उन्होंने दर्ज किया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दमन और दीव का लिंग अनुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। ये पहला ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के बारे में। इसमें लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, तो यहाँ से ये सवाल पूछे जाएंगे अभी तक। तो भारत में कुल लिंगानुपात है 943, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। और बाल्य लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात, यानी 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे, तो इनमें लिंगानुपात है 919 का। सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल राज्य में, यहाँ 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है सर्वाधिक लिंगानुपात के मामले में, यहाँ 996 महिलाएं हैं। सबसे कम है, तो सबसे कम हरियाणा राज्य में है, यहाँ 879 महिलाएं हैं। जम्मू कश्मीर में, अब जम्मू कश्मीर यूटी बन गया है, लेकिन पहले राज्य था, तो यहाँ ये दूसरे स्थान पर है सबसे कम के मामले में, यहाँ 889 हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात है पांडिचेरी राज्य में, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में, तो यहाँ पर 1037 महिलाएं हैं। लक्षद्वीप दूसरे स्थान पर है, यहाँ 947 हैं। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश अनुपात है लिंगानुपात दमनदीप 618 और दादरा और नगर हवेली यह 744 है। लेकिन जो अब दोनों यूटी हैं, ये इन दोनों को शामिल कर दिया गया है और ये कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। भारत में पहली बार 2011 में जनगणना में ट्रांसजेंडर आबादी को भी शामिल किया गया था। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? अब देखिए ये पुराना आंकड़े हैं, 2020 में पूछे गए थे, तो तब ये मोनाको था। अब यहाँ से जो पॉइंट है याद रखने लायक ये है कि मोनाको की लोकेशन ये है, ये फ्रांस के बगल में और ये भूमध्य सागर के तट पर है मोनाको। अब बात करते हैं इस साल के आंकड़ों के बारे में, जो ताज़ा अपडेट है। विश्व जनसंख्या आंकड़े 2023 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश हैं तो मकाऊ, ये एक चीन स्वायत्त क्षेत्र है। इसका जनसंख्या घनत्व है 21,000, यानी 21,000 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। दूसरे स्थान पर है मोनाको, तो यहाँ अब ये दूसरे स्थान पर आ गया है, यहाँ 18,000 प्रति व्यक्ति हैं। सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व में तीसरा स्थान है। सिंगापुर में 8,250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सबसे कम ग्रीनलैंड का देश है डेनमार्क, तो उसमें सबसे कम है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व की जनसंख्या अभी 8 अरब से अधिक है। डेनमार्क में अभी 0.03 मीटर प्रति व्यक्ति इतने वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में। निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो भीमसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो आंसर तीसरा है ज्वानजांग या भीमसांग। बात करें भीमसांग भारत कब आया था, तो भीमसांग भारत आया था 629 से लेकर और 645 ईस्वी के बीच भारत में रहा था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भीमसांग। वो चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यहाँ ब्लैंक स्थान है पर जोर देना था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र पर इस पर जोर दिया गया था, तो आंसर दूसरा है।
बात करें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग यानी और योजना आयोग का नाम है नीति आयोग, तो नीति आयोग द्वारा क्रियान्वित किया गया। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीय और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ या रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू की। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए 1951 में की गई थी। अब बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो इसकी समय अवधि थी 1956 से लेकर 1961 के बीच। उद्देश्य था सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और तेजी से औद्योगिकीकरण करना। आर्थिक विकास मॉडल था पीसी महालनोबिस, और यह 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस या पीसी महालनोबिस द्वारा बनाई गई आर्थिक विकास की एक रूपरेखा थी, और इसमें लक्ष्य वृद्धि दर रखी गई थी 4.5% की, और वास्तविक वृद्धि दर रही थी 4.27% की। राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, निर्धारित किया गया था 25%। दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें जो कारखाने स्थापित किए गए भारत में उनके बारे में बात करें तो भिलाई, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है, सोवियत संघ के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल में है अभी, ये ब्रिटेन या यूके के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला उड़ीसा में है, ये पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने या बेलंकिस्तान ने को हराया था। देखिए, जो पानीपत का दूसरा युद्ध है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, लेकिन बैरम खान अकबर के संरक्षक थे, तो ये अकबर और इन्होंने हेमू को हराया था। आंसर चौथा है हेमू। बात करें पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में, तो इसकी तिथि क्या है? 5 नवंबर 1556 है। अकबर और दिल्ली का राजा था हेमू, इसके बीच लड़ा गया था। इनके बीच जगह थी पानीपत, हरियाणा। हेमू ने सूर साम्राज्य के आदिल शाह सूरी, तो आदिल शाह सूरी का सेनापति था हेमू, और वजीर के रूप में उसने कार्य किया था। और इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य था मुगल साम्राज्य को स्थिर करना और अफगान ताकतों को हराना था। पानीपत का दूसरा युद्ध में बैरम खान इसके संरक्षक थे अकबर के, और तब अकबर की उम्र थी 13 साल। तो ये डेट भी पूछी गई, कई बार पूछी गई थी, जो उम्र है ये पूछी गई थी कितने साल थे, यानी जब अकबर शासक बना था तब उसकी उम्र कितनी थी, तो 13 साल थी। एनटीपीसी में ही ये पूछी गई है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले तार को या बेलंकिस्तान कहा जाता है, तो देखिए इसे फिलामेंट कहा जाता है। जैसे आपने बल्ब देखा होगा जो ऊपर धारियाँ से होती है ना, उसे कहते हैं फिलामेंट। जो ये आप देख रहे हैं चित्र में ये वाली, तो इसे फिलामेंट कहा जाता है। आंसर पहला है फिलामेंट। अब बात करते हैं फिलामेंट के बारे में। तो फिलामेंट एक तार होता है, पतला तार होता है बल्ब में, जो आमतौर पर बल्बों में पाया जाता है। फिलामेंट का मुख्य काम है बल्ब के अंदर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना है। लेकिन जो ये परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, लेकिन कम ही प्रकाश ऊर्जा में बदल पाता है, क्योंकि ये अधिकतर ऊष्मीय ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। जब बिजली फिलामेंट से होकर गुजरती है तो ये गर्म हो जाता है और उच्च तापमान पर चमकने लगता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। फिलामेंट को जल्दी जलने से बचाने के लिए बल्ब के अंदर वैक्यूम या निष्क्रिय गैस यानी आर्गन या नाइट्रोजन को भी और निष्क्रिय गैस माना जाता है, भरी जाती है, ताकि ये लंबे समय तक काम कर सके और अधिक तापमान पर बिना जले चमके। फिलामेंट को उच्च प्रतिरोधी सामग्री, आमतौर पर इसे टंगस्टन से बनाया जाता है, तो टंगस्टन से इसे बनाया जाता है। टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस, तो ये तापमान यहाँ से पूछा जाता है, तो लगभग इतना होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इसका मुख्यालय है फिलीपींस देश में, तो आंसर पहला है फिलीपींस में। एमएस वर्ड की निम्न में से कौन सी विशेषता या फीचर टेक्स्ट को उसके बीच से एक रेखा खींचकर क्रॉस करती है? यानी कोई अक्षर लिखा है, जैसे ये अंडरलाइन लिखी है, तो इस पर एक क्रॉस हो जाएगा, तो ये पूछा गया ये क्या है? तो इसे कहा जाता है स्ट्राइक थ्रू। देखिए यहाँ देखिए, ये
ये वाला ऑप्शन ये है। तो स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है इसे, ऑप्शन पहला सही है स्ट्राइक थ्रू। 3 अक्षर होते हैं ABC, तो उसको क्रॉस करती है एक लाइन, तो उसे दबाना होता है। बात करें स्ट्राइक थ्रू के बारे में, तो स्ट्राइक थ्रू एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प है जो किसी शब्द या बॉक्स पर एक सीधी रेखा खींचता है जिससे ऐसा दिखता है कि यह टेक्स्ट काटा गया है। जैसा कि वहाँ बताया था, ये कोई टेक्स्ट अक्षर है तो इसे काट देंगे, लेकिन पता तो ऐसे ही रहेगा कि ये लिख रहा है, अभी लिखा हुआ है। इसका उपयोग अक्सर टेक्स्ट को हटाने या दिखाने के लिए किया जाता है और कि वह प्रासंगिक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पढ़ने योग्य रखना होता है। निम्न ऐसे किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपोनेंट एक समृद्ध लूप बनाते हैं? देखिए, ये जो पीसी हैं जुड़ रहे हैं आपस में, तो इसे कहा जाता है रिंग टोपोलॉजी। आंसर तीसरा होगा रिंग टोपोलॉजी। बात करें रिंग टोपोलॉजी के बारे में, तो ये एक प्रकार की नेटवर्क संरचना है जिसमें प्रत्येक डिवाइस या नोड एक रिंग या लूप के रूप में कनेक्ट होता है। इसमें प्रत्येक नोड का केवल 2 अन्य नोड से संबंध होता है, एक से पहले और एक से बाद में, जिससे एक वृत्ताकार या सर्कुलर नेटवर्क बनता है। डेटा एक नोड से दूसरे नोड में एक दिशा में या कुछ मामलों में दोनों दिशा में यात्रा कर सकता है। रिंग टोपोलॉजी का उपयोग स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या लेंस और कुछ विशेष प्रकार के नेटवर्किंग सिस्टम में किया जाता है, जैसे कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस और टोकन रिंग्स नेटवर्क में। संविधान का संशोधन 86वां है। तो संविधान का संशोधन 86वां अधिनियम 2002 द्वारा, यहाँ ब्लैंक स्थान है, को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है। तो इस शिक्षा के अधिकार को इसके द्वारा प्रावधान शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो आंसर तीसरा है शिक्षा के अधिकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया इसमें। बात करें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में, तो भारतीय संविधान का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था। यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इस संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21A में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया है। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद है। इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। और अनुच्छेद 51A में भी संशोधन किया गया है। इसमें नागरिकों का यह कर्तव्य जोड़ा गया है, ये मौलिक कर्तव्य है 51A। तो ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 20 है। आंसर तीसरा है 20। बात करें प्रमुख अनुच्छेद यहाँ जो पूछे गए थे, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1) में आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में दिया गया है। चंगसंग नृत्य, यहाँ ब्लैंक स्थान है, कि चांग जनजाति द्वारा नेक न्यूलम ये त्यौहार है, त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो नेक न्यूलम त्यौहार है ये नागालैंड राज्य का है। आंसर तीसरा है नागालैंड। तो ये भी RRB NTPC CBT 2 का क्वेश्चन है, लेकिन जो पहला वाला CBT 1 होगा वो इतना हार्ड नहीं आएगा। बात करें चंगसंग नृत्य के बारे में, तो नागालैंड की चंग जनजाति द्वारा जुलाई माह में नक न्यूलम उत्सव है, उसके दौरान चांगसांग नृत्य करती हैं। इस त्यौहार के दौरान आकाश भगवान का सम्मान करने के लिए नृत्य के साथ साथ प्रार्थना भी की जाती है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट नामक अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया है? तो ये तब शुरू किया गया था 2021 में, नासा ने इसे शुरू किया था। तो आंसर बी है नासा। लेकिन अब भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपनी तरह का पहला मिशन था, नासा के द्वारा शुरू किया गया था। बात करें जो ये डार्ट मिशन है,
तो इसका पूरा नाम है डबल एस्टवर्ड रीडायरेक्शन टेस्ट। डर्ट एक नासा का अंतरिक्ष मिशन था। इसका उद्देश्य था निकट पृथ्वी वस्तुओं के खिलाफ ग्रहों की रक्षा की एक विधि का परीक्षण करना। यह आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया था कि एक अंतरिक्ष यान प्रभाव क्षुद्र ग्रह को कितना प्रभावित करता है जब क्षुद्र ग्रह को सूर्य से टकराते समय इसकी गति का हस्तांतरण होता है। लॉन्च किया गया था 24 नवंबर 2021 को। अब अगला क्वेश्चन है BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता था। लेकिन ये पूछा गया है पुराना, लेकिन अभी मैं आपके लिए अपडेट नया लाया हूँ। तो देखिए जो 2023 के जो वर्तमान विजेता हैं, जो वर्तमान में ये विजेता हैं BWF पैरा बैडमिंटन ऑफ द ईयर 2023 के बारे में, तो ये पुरुषों में ये पुरस्कार मिला है दाइकी काजीबारा को, ये जापान से हैं। और महिलाओं में ये पुरस्कार मिला है रीना मारलीना, ये इंडोनेशिया से हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से ये है 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है। तो ये PV सिंधु हैं। तो PV सिंधु का पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु। निम्न में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो आंसर इसका तीसरा है और अब भी यही है, चीनी तिब्बती परिवार है दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार। और सबसे बड़ा भाषा परिवार विश्व का इंडो यूरोपियन भाषा परिवार है। इसमें 445 भाषाएं शामिल हैं। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था DAY/NRLM ने जागरूकता अभियानों के माध्यम से 10 से 17 जनवरी 2022 तक कृषि पोषक उद्यान सप्ताह मनाया। ग्रामीण परिवारों में एग्री न्यूट्री गार्डन की स्थापना करने के हेतु प्रोत्साहित किया। तो इसका पूर्ण रूप पूछा गया था DAY/NRLM का। तो इसका पूर्ण रूप है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। अब बात करें इस मिशन के बारे में, तो ये मिशन यहाँ से महत्वपूर्ण है। तो जो DAY/NRLM है, इसका पूरा नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में गरीबी को कम करना और आजीविका के स्थानीय साधन उपलब्ध कराना है। 2011 में इसे लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाना ताकि आत्मनिर्भर बन सकें, उनकी आय में वृद्धि हो सके। न्यागरा जलप्रपात एरी झील के जल को यहाँ ब्लैंक स्थान है में बहता है। तो आंसर इसका पहला है ओंटारियो झील में। बात करें न्यागरा जलप्रपात या न्यागरा फॉल्स के बारे में, यह कनाडा के ओंटारियो प्रांत और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के बीच सीमा पर स्थित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B(I) के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने यहाँ ब्लैंक स्थान है से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है। वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है, यानी किस तिथि से पहले ये भारत में निवास कर रहा है, पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है। तो ये तिथि है 19 जुलाई 1948। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 भारत में नागरिकता से संबंधित है और यह उन व्यक्तियों की नागरिकता को परिभाषित करता है जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर चुके हैं। विशेष रूप से यह अनुच्छेद उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है जो भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आकर बसे थे। अनुच्छेद 6B(I) इस बारे में है कि जो लोग भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए पाकिस्तान से आए हैं वे भारतीय नागरिक कैसे बन सकते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये माजुली द्वीप है और स्थित कहाँ पर है, असम में। आंसर बी है माजुली द्वीप। बात करें माजुली द्वीप के बारे में, तो असम राज्य में स्थित एक नदी द्वीप है। यह ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी और कुटी नामक ब्रह्मपुत्र नदी की एक शाखा द्वारा निर्मित है। इस द्वीप पर मिसिंग, देवरी
सोनावाला कछरी जनजातियों के सदस्य निवास करते हैं और यह असम नव पेशरव संस्कृति का केंद्र है। यह 2016 में सरकारी जिला बनने वाला देश का पहला द्वीप बना था। 2004 में माजुली विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन के लिए यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो 2016 में घोषित किया गया था। और यहाँ ध्यान देने की बात यह है, ये विवादित है, ब्राज़ील के आरागुआ नदी से बना बानानल द्वीप को दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन ये दोनों विवादित हैं, तो दोनों में से एक आए तो एक ही लगाना है। वैसे ये माजुली है सबसे बड़ा। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निम्न में से किसके लिए 7 नामक पहल शुरू की है। देखिए ये योजना पुरानी है, लेकिन अभी जो अपडेट में कोई योजना लॉन्च नहीं की गई है जम्मू में, तो इसके बारे में थोड़ी करंट है, उसे देख लेते हैं। तो अभी जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं अभी 2024 में, और आखिरी बार 2014 में हुआ था विधानसभा चुनाव। वहाँ पर भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में मिक्स्ड टीम कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। तो उनकी जोड़ी के द्वारा कांस्य पदक भारत के लिए जीता गया है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में। तो यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और इन्हें भारत निर्वाचन आयोग ने अपना दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है। अभी दोनों को, ये जो शीतल देवी पहले से थी और राकेश कुमार को अभी बनाया गया है। 17 वर्षीय शीतल देवी भारत की सबसे कम उम्र की पैरा ओलंपिक पदक विजेता भी बन गई हैं, जो अभी उनके द्वारा जीता गया है 2024 में। नए पुलिस महानिदेशक बने हैं नलिन प्रभात। 33वीं ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बिल्किस मीर बनी हैं। वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, जिसमें कायाकिंग और कैनोइंग खेल आते हैं। देखिए इसी बार ये चुनी गई थी। इसमें जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर ओलंपिक के इतिहास में जूरी सदस्य या जज बनने वाली भारत की पहली महिला भी बन गई हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो लॉन्च की गई थी 2023 में, सितंबर 2023 में, लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार 2020 में निम्न में से कौन सा देश विश्व में गेहूं के शीर्ष 4 उत्पादक देशों में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ 4 शीर्ष देश पूछे गए हैं, तो यहाँ चारों की लिस्ट देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 ली हैं। दुनिया में गेहूं उत्पादन के मामले में 5 शीर्ष देश हैं। चीन इसमें पहले स्थान पर है, और भारत का स्थान है इसमें दूसरा, और रूस का है तीसरा, अमेरिका चौथे स्थान पर है। तो जो यूरोप में फ्रांस है, फ्रांस का स्थान 5वां है। फ्रांस यूरोप में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। देखिए जो रूस है वो भी यूरोप में आता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा एशिया में है, लेकिन जो फ्रांस है वो पूर्णतः यूरोप में है। 13 से 18 दिसंबर 2021 के मध्य वर्चुअल रूप से आयोजित यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 16वें सत्र में किस सांस्कृतिक उत्सव को शामिल किया गया था। तो ये करंट के सवाल हैं। तो देखिए अब इसके बारे में, दुर्गा पूजा के बारे में हम जानेंगे। तो ये दुर्गा पूजा तब शामिल की गई थी। बात करें दुर्गा पूजा के बारे में, तो इसे दुर्गोत्सव या शरदोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वार्षिक त्यौहार है। यह हिंदू देवी दुर्गा को सम्मान और श्रद्धांजलि देता है। महिषासुर पर दुर्गा की जीत के कारण भी इसे मनाया जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं। यह उत्सव मुख्य रूप से भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में मनाया जाता है। यह भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, बांग्लादेश में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। दुर्गा पूजा 10 दिवसीय त्यौहार है जो सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाता है। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को यहाँ बिलंकिस्तान है के तहत उनके लिए सीटों के आरक्षण से बदल दिया गया था। तो एक पूना समझौता हुआ था 1932 में महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच। पूना पैक्ट या पूना समझौता ये महात्मा गांधी जी और बाबा साहब के बीच हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। इसने दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया।
इस पर हिंदुओं और गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय और दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सहित कुल 23 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, तो ये डेट पूछी जाती है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। शाम 5 बजे भारत के पूना में, यानी महाराष्ट्र में, पूना में इरवदा सेंट्रल जेल में हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी जी पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में से शामिल नहीं थे, लेकिन उनके बेटे देवदास गांधी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यहाँ ब्लैंक स्थान है, से कम नमक सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग और हृदयघात के खतरे को कम करता है। तो ये 5 ग्राम से कम लेना चाहिए प्रतिदिन। तो आंसर दूसरा है। सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, यहाँ खाली स्थान है, में आयोजित किया जाता है। तो हरियाणा में हर साल आयोजित होता है। अब बात करें सूरज कुंड मेला के बारे में, तो सूरज कुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में फरीदाबाद के सूरज कुंड क्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है और यह मेला लगता है फरवरी महीने में। सूरज कुंड शिल्प मेला पहली बार 1987 में लगाया गया था या स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा मिला इसे 2013 में। इस साल 2024 में इस मेले का थीम राज्य है गुजरात राज्य। सांस्कृतिक थीम राज्य है पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। और मेले का भागीदार देश था इस साल तंजानिया। 2024 में तंजानिया एक अफ्रीकी देश है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, यहाँ खाली स्थान है, में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित अनिवार्य हैं। तो ये अनुच्छेद 330 है। आंसर पहला है अनुच्छेद 330 में। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 16 के बारे में। इसमें जो SC और ST को आरक्षण देने का प्रावधान है लोकसभा में। भारतीय संविधान का भाग 16 है, यह स्थापित करता है कि कुछ जातियों और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी SC और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का यहाँ प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण को संविधान के लागू होने से, यानी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था, से 10 साल तक सीमित किया गया था। बाद में कई संशोधन के जरिए इस समाप्ति तिथि को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये जो 104वां संशोधन अभी किया गया है संविधान में, ये 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ था या प्रभावी हुआ था। तो इसके अनुसार आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात सर्वाधिक है? देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है और ग्रामीण क्षेत्र में भी केरल में ही है। तो आंसर दूसरा है, केरल राज्य में। लिंगानुपात से संबंधित अभी एक्स्ट्रा फैक्ट हमने देखे थे। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार 2018-19 में निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये तब भी उड़ीसा ही था और अभी भी उड़ीसा है। तो आंसर इसका चौथा है, उड़ीसा राज्य है। देखिए, बॉक्साइट में शीर्ष उत्पादक देश हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, गिनी दूसरे स्थान पर है, एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, चीन है तीसरे स्थान पर। बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का स्थान छठा है। ये जो मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये पूछे ही जाते हैं। जनवरी 2022 में डॉक्टर सुवर्णा अयप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे यहाँ ब्लैंक स्थान हैं। आंसर इसका दूसरा है। तो ये देखिए, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसका आंसर दूसरा है। तो अब बात करें जो अभी इस साल 2024 में पद्मश्री दी गई उनके बारे में। देखिए, कुल पद्मश्री दी गई इस बार 110 लोगों को इस बार 2024 में पद्मश्री मिले हैं और 5 को सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण मिला है 5 को, 17 को पद्म भूषण मिले हैं। अब यह बात करते हैं 110 जो दिए गए हैं पद्मश्री के बारे में। तो सभी को नहीं देख पाएंगे, तो जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में देखेंगे। जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए गए हैं पद्मश्री, उनके बारे में देखते हैं। तो नारायण चक्रवर्ती, ये पश्चिम बंगाल से हैं, इन्हें मिला है।
रामचेत चौधरी, इन्हें भी विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला है। ये सभी विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में दिए गए वो लिए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। हरिओम, ये हरियाणा राज्य से हैं। शैलेश नाइक, ये दिल्ली से हैं। एकलव्य शर्मा, ये पश्चिम बंगाल से हैं। रामचंद्र स्याग, ये हरियाणा राज्य से हैं। रवि प्रकाश सिंह, और इन्हें मिला है भारतीय महाकाव्य महाभारत, या ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है कि 18वें पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है। तो ये भीष्म पर्व है। आंसर पहला है भीष्म पर्व। बात करें महाभारत के बारे में, तो ये जो महाभारत पुस्तक है हिंदू धर्म से संबंधित है। ये पुस्तक या ग्रंथ है। तो इसके लेखक कौन है? व्यास हैं। भाषा कौन सी इसकी? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसकी समय अवधि है जो लिखी गई थी वो समय अवधि तो तीसरी शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व है। तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी के बीच इसे लिखा गया है, जिसमें सबसे पुराने संरक्षित भाग लगभग 400 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं है। पाठ संभवतः गुप्त काल यानी लगभग चौथी शताब्दी के आरंभ तक अपने अंतिम रूप में पहुंच गया था। महाभारत, इसमें अध्याय कितने हैं? 18 पर्व हैं। इसे विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है। महाभारत मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध पर आधारित है जो कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। भागवत गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भागवत गीता जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच इसमें संवाद को बताया गया है का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है, इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है। आंसर बी है, भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई। बात करें आरबीआई के बारे में, तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और ये नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है ये, और भारतीय रुपये के नियंत्रण, जारी करने और आपूर्ति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। बैंक की स्थापना 1926 में 26 के रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। केंद्रीय विधानसभा ने इन दिशा निर्देशों को आरबीआई अधिनियम 1934 के रूप में पारित कर दिया। आरबीआई के मोहर के लिए मूल विकल्प ईस्ट इंडिया कंपनी डबल मोहर थी, जिस पर शेर और ताड़ के पेट का रेखा चित्र था। हालांकि शेर की जगह भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को रखने का निर्णय लिया गया। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय मुंबई 1937 से है। इससे पहले इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता को बनाया गया था। तो आरबीआई के पास नोट जारी करने का अधिकार है। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और इसके 4 उप गवर्नर होते हैं। तो पहले हैं एम राजेश्वर राव, अभी वर्तमान में है ये, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और डॉक्टर एम.डी. पात्रा इसके उप गवर्नर हैं। देवेंद्र मेड़ाडी को उनके नाटक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो ये 2021 के हैं, लेकिन अभी ताज़ा अपडेट है। तो पहली बात करते हैं बाल साहित्य पुरस्कारों के बारे में और इनकी लिस्ट भी देखेंगे जो अभी 2024 में दिए गए हैं। तो बाल साहित्य पुरस्कार, जिसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। इसे साहित्य अकादमी, भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में तथा अंग्रेजी और राजस्थानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हैं। तो इनके सहित कुल 24 भाषाओं में बाल साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए लेखकों को प्रतिवर्ष ये प्रदान करती है। 2010 में स्थापित पुरस्कार में 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। देखिए 2024 में जो बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए हैं इनकी लिस्ट दी गई है, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। असमीय लेखक हैं रंजू हजारिका, तो इनको विपुन्ना विश्व खेल उपन्यास के लिए मिला है। आप भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा इनको। एक लिस्ट ये है, 24 है, 24 को भी देखना होगा क्योंकि यहाँ से पूछा ही जाता है। ये है और ये है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कल आप जो पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था मिशेल बार्नियर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है।